Good morning. A N Shukla, PGT Economics, KV number 1 GSF Jabalpur. Dear students, I am before you with aggregate demand and related concepts, which is related from Unit 3 of Microeconomics. Dear students, I hope you are well aware about economy, demand, investment, consumption, saving and other concerned concept of this chapter. Here one thing is very important, please keep in your mind. In microeconomics, we will studies about aggregate demand instead of individual or market demand, as well as we will discuss about national income instead of personal and private income. So let us start the concept aggregate demand and their related concepts. Aggregate demand is defined as total of expenditure that people plan to incur on the purchase of goods and services produced in the economy at different level of their income during an accounting year. यहाँ दो तीन बातें बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी की, किसी अकाउंटिंग ईयर की देश के सभी लोगों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की डिमांड से, यानी ये सबका टोटल है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब ये है कि ये वो डिमांड है जो देश के लोग गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने की प्लान करते हैं, यानी विश. एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है या जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दिस इज रिलेटेड विद द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. इंड्यूस्ड मीन्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड विद द लेवल ऑफ द इनकम. क्या मतलब? कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा. अब ये आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे कि एक सर्टेन लेवल आएगा जब हमारी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के प्रोपोर्शनेट, जितना इनकम इंक्रीज हुई है उतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होता है. ये अगले चैप्टर में चर्चा करें. तो एग्रीगेट डिमांड में बेसिकली क्या है कि देश के लोगों के द्वारा किसी अकाउंटिंग ईयर में, किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पर जो उनके इनकम के आधार पर जो खर्च करने का प्लान बनाया जाता है उसे ही एग्रीगेट डिमांड. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड पर चर्चा करने के पहले मैं उन बिंदुओं पर भी चर्चा करना चाहूँगा जिसे आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा. आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी भी होती है और क्लोज इकोनॉमी भी होती है. आपने पढ़ा होगा कि क्लोज सेक्टर यानी क्लोज इकोनॉमी में भी दो सेक्टर होते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी भी है और 3 सेक्टर इकोनॉमी भी है. तो आइए जल्दी से उसको रिवाइज कर लें कि जो क्लोज इकोनॉमी है इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये है द इकोनॉमी विच हैज़ नॉट इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ऐसी इकोनॉमी का दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्लोज इकोनॉमी है. क्लोज इकोनॉमी के अंदर जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें 2
कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से डिनोटेड करते हैं, और दूसरा है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। अदर हैंड वी कैन से देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। फर्स्ट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इज प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लोज इकोनॉमी के अंतर्गत जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, उसमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो दो बिंदुओं का कंपोनेंट्स है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसीलिए टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ये जी और एक्स माइनस एम नहीं, टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी इक्वल टू सी प्लस आई। आइए, हमने कहा था ना कि क्लोज इकोनॉमी में भी टू सेक्टर इकोनॉमी भी है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी है, तो हम वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी की भी चर्चा कर लेंगे। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अलावा तीसरा एक और कंपोनेंट जुड़ता है, जिसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ ये ध्यान रखें कि इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी के तीन कंपोनेंट हो गए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एडी का कंपोनेंट कौन कौन हुए, फार्मूला कैसे हुआ, एडी इक्वल टू सी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तीन कंपोनेंट हो गए थ्री सेक्टर में, सी, आई और जी। नाउ आई विल डिस्कस फॉर यू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या मतलब हुआ, द इकोनॉमी which has economic relation with rest of the world। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसीलिए इसको फोर सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन हुए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान रखें यहाँ एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी है। और चौथा जो नया जुड़ा फोर सेक्टर में वो है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। हियर एक्स इज डिनोटेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री एंड एम इज डिनोटेड फॉर इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। इसीलिए ये नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, मतलब एक्स माइनस एम। So there are four components of aggregate demand in four sector economy: household consumption expenditure, producers investment expenditure, government expenditure and net exports। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि components of aggregate demand के लिए तो हम फोर सेक्टर इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो आपके सिलेबस में जिसको आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा है, अब हमको सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में चर्चा करना है, यानी जो हम अगली थियरीज पढ़ेंगे वो टू सेक्टर इकोनॉमी बेस्ड है। आइए थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड की चर्चा तो हम लोगों ने की, अब इसके शेड्यूल की चर्चा करें इस टेबल के द्वारा। ध्यान रखें यहाँ पर Y इज डिनोटेड फॉर नेशनल इनकम, C इज डिनोटेड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अदर हैंड वी कैन से एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखेंगे यहाँ जो भी चर्चा हम कर रहे हैं वो एग्रीगेट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो Y का मतलब नेशनल इनकम, C का मतलब एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, AD का मतलब एग्रीगेट डिमांड, C प्लस I टू सेक्टर इकोनॉमी में। यहाँ दो तीन चीज़ें इस टेबल में ज़रा ध्यान देंगे आप। पहला तो ये कि हमने कहा था कि जो कंजम्पशन होता है वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ
विच इज रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। देखें जरा इस टेबल के मुताबिक जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है आप देख रहे होंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो अगर इनकम बढ़ने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े या घटने से घटे, इसी को इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, आपके मन में ये बात आ सकती है कि सर जब इनकम नेशनल इनकम का लेवल 0 है फिर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आपने इस टेबल में 50 बताया है, इस 50 को ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आप जानते हैं हमारी इनकम 0 हो तब भी कुछ न कुछ बेसिक एक्सपेंडिचर तो होगा ही। तो इनकम 0 होने पर भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इस टेबल के मुताबिक ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 50, क्योंकि नेशनल इनकम का लेवल 0 है फिर भी आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 है। जहाँ तक इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात है तो आपने देखा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमने सब जगह पर 100 लिया है, ध्यान रखेंगे ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिलेटेड विद द नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम के चेंज होने पर भी इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं इस आई यानी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये देखें आप 100 है हर कंडीशन में। बहुत ईजी है, एडी आपने बताया ये 2 सेक्टर इकोनॉमी सी प्लस आई, सिंपली हम जोड़ते जा रहे हैं सी और आई को। तो देखें आप 50 प्लस 100 150, 100 120 200, 150 और 100 250, 200 और 100 300, 250 और 100 350 और 300 और 100 400। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके सामने क्लियर किया क्लियर हुआ भी होगा कि एडी जो है 2 सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई है। आइए इसे डायग्राम के माध्यम से देखें। हम डायग्राम में 2 बातें करने जा रहे हैं। पहले सेपरेटली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व को देखेंगे, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर्व को देखेंगे और फाइनली जैसा कि यहाँ पर टेबल में हमने सी प्लस आई यानी एडी कैलकुलेट किया है तो फिर बाद में सी प्लस आई कर्व या एडी कर्व को भी देखेंगे। आप देखते हैं ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सी इज स्टैंड फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई स्टैंड फॉर प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आइए इस टेबल में हमने ओ एक्स पर इनकम को शो किया है और ओ वाई एक्सिस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले सेपरेटली हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे दिस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू ओ एक्स एक्सिस। क्या मतलब है कि इनकम के चेंज होने पर भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, जिसे हम लोगों ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा। दूसरा, अभी आपने टेबल में देखा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, और ये भी देखा था आपने कि 0 लेवल इनकम होने पर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0 नहीं था। आपने यहाँ पर देखा है कि ये जो टेबल में 50 देखा था आपने, तो टेबल से तो डायरेक्ट मतलब नहीं है। आप ये देखिएगा कि नेशनल इनकम 0, इधर ओ एक्स में हम इनकम को दिखा रहे हैं, इनकम 0 होने पर भी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। यानी ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जहाँ पर मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो एरिया है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो करता है। यहाँ ये भी देखने की बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है विच इज रिलेटेड विद द चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। अब
जैसा कि टेबल में किया था एडी कैलकुलेट करने के लिए सी प्लस आई टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो हमने सी और आई का जो इंडिपेंडेंट दिखाया है, अब इन दोनों को सी और आई को जोड़ा और एक नया एडी कर्व जिसको आप कहते हैं या कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व, ये आपको दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। यद्यप एग्रीगेट सप्लाई आपके सिलेबस में अलग से नहीं है, फिर भी चूंकि जब हम कंजम्पशन एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ेंगे तो उसके लिए एएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए, तो आइए जल्दी से उसको भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन द इकोनॉमी इज द कॉमन वर्ड, ये वो तो रहेगा ही। आइए देखिए जो मेन बिंदु है, कह रहे हैं कि ये एग्रीगेट प्रोडक्शन है पूरे किसी इकोनॉमी में, किसी अकाउंटिंग ईयर में सभी प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, उसी को आप एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। इट इम्प्लाइज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये शब्द क्या है, कुछ आपको समझ में आया कि ये फ्लो शब्द क्यों बोल रहा है? ध्यान दें, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो चाहे एग्रीगेट सप्लाई, दोनों ही फ्लो कॉन्सेप्ट। आपने पिछले चैप्टर में स्टॉक और फ्लो पढ़ा है। स्टॉक में क्या होता है, स्टडीज ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट या रिलेटेड कंसर्न with the particular point of time. In other hand, we can say stock is related with point of time, but flow is related with period of time. तो चाहे लोगों के द्वारा एक्सपेंडिचर करने का प्लान हो, वो पूरे अकाउंटिंग ईयर में हो, उसका ही टोटल एग्रीगेट डिमांड है। चाहे प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोडक्शन करने का प्लान हो, वो इंटायर अकाउंटिंग ईयर के लिए। तो ध्यान रखें, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं। इसलिए लिखा है इट्स इम्प्लाइज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आइए इसको एक टेबल से देख लें। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और जीरो लेवल नेशनल इनकम पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिसे आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, और इसकी वजह से ही आप देख रहे हैं कि जो जीरो लेवल नेशनल इनकम पर जो सेविंग होती है वो ऑटोनॉमस सेविंग होती है, यानी विच इज़ नॉट रिलेटेड विद द इनकम, इसीलिए वो निगेटिव है। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, मैंने चर्चा में कहा था कि कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन एक सर्टन लेवल के बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस प्रपोर्शनेट में नहीं बढ़ता जितना इनकम बढ़ती है, यानी उनके बीच एक गैप आ जाता है, इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन कंजम्पशन के बीच में, और वो गैप सेविंग के रूप में सामने आता है। यानी जहाँ पर कंजम्पशन इनकम से कम होने लगता है, वहीं से सेविंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आप देख रहे हैं इस कर्व में एएस के लिए सी प्लस एस है, और सी प्लस एस को हमने जोड़ा 50 और माइनस 50 को जोड़ा तो 0। हाँ, यहाँ एक बात और आप देख रहे होंगे कि जो एएस है यानी सी प्लस एस है वो वाई के बराबर है। उसके डेफिनीशन में इसका उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं प्रोडक्शन करने का, और प्रोडक्शन की वैल्यू ही नेशनल इनकम है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो वाई है नेशनल इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। आइए इसको जल्दी से देख लें, इसका डायग्राम। हमने फिर से ओ एक्स एक्सिस पर इनकम को और ओ वाई में कंजम्पशन और सेविंग को दिखाया है, क्योंकि ए एस इक्वल टू सी प्लस एस। ये जो कर्व है ये सी प्लस एस कर्व कह सकते हैं, इसको नेशनल इनकम कर्व कह सकते हैं, इसको एग्रीगेट सप्लाई कर्व कह सकते हैं, इसलिए हमने मेंशन किया है ए एस इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस। आप जानते ही हैं कि सी स्टैंड फॉर
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड एस स्टैंड फॉर सेविंग्स। लेकिन एक बात यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो एएस कर्व है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए कहता है एएस कर्व इज आल्सो कॉल्ड गाइडलाइन। एएस कर्व इज 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन फ्रॉम ओरिजिन विच शोज टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। एएस के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आइए आगे बढ़ते। तो बच्चों हम लोगों ने चर्चा किया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, उसके कंपोनेंट कौन है, ओपन इकोनॉमी में कौन है और क्लोज इकोनॉमी में। क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। इसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड के टेबल और उसके डायग्राम के बारे में चर्चा किया। अब हम इसी यूनिट के दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। एक बात और बताना चाहता हूँ, वो जो कंजम्पशन कर्व था वो किस आधार पर चेंज होगा, ये एमपीसी पर डिपेंड करता है, जिसको आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंतर्गत 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच विल बी डिनोटेड बाय एपीसी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच विल बी डिनोटेड बाय एमपीसी। इसके साथ ही वी विल डिस्कस फॉर यू प्रोपेंसिटी टू सेव, अंडर विच वी विल डिस्कस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS. Let us start first of all APC. APC is defined as the ratio of aggregate consumption expenditure to aggregate income. समझ में? तो और इजी करता हूँ। अभी हम लोगों ने चर्चा में कहा था कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, यानी जैसे जैसे इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा, एक्सेप्ट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यहाँ हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन की चर्चा नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की चर्चा कर रहे हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के आधार पर चेंज होगा, यानी इनकम चेंज तो कंजम्पशन चेंज, इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा एंड वाइस वर्सा। तो मैं इसको सरल शब्दों में कहना चाहता हूं कि एपीसी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनका बेस क्या है, किसके आधार पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज होगा? इट इज रिलेटेड विद द इनकम, यानी इनकम चेंज होगी इसलिए कंजम्पशन चेंज होगा। तो बेस क्या है? नेशनल इनकम। तो फार्मूला कैसे बनेगा? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, यानी ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किससे रिलेटेड है? नेशनल इनकम। यू नो वेरी वेल हियर कंजम्पशन is denoted by C and national income is denoted by Y। आइए इसको डायग्राम से देखते हैं। फिर से हमने OX पर नेशनल इनकम को दिखाया, यहाँ जहाँ पर भी हमने इनकम लिखा है उसको नेशनल इनकम समझें। जहाँ हमने कंजम्पशन शब्द चर्चा किया उसे आप एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझें, ठीक है। तो देखें जरा, जो इनकम का लेवल है ON, ध्यान रखें हमने OX पर इनकम को बताया है और OY पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। तो जब हमारा इनकम है ON तो उस समय हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है OM। अब आपके मन में ये विचार की तरफ ये OR क्या है? ये OR ऑटोनॉमस कंजम्पशन को बता रहा है। नेशनल इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन है, ये OR किसको दिखा रहा है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो चूंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा इसलिए ये यहाँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा कंजम्पशन कर्व बना और ये किस पर बेस है? इसका जो स्लोप किस पर बेस है? ये MPC पर बेस है। आइए देखते हैं। तो फिर से एक बार देखें, हमारा इनकम है ON तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है OM।
दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा इनकम ओ एन से बढ़ जाएगा तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ओ एन से बढ़ जाएगा। उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो वंस मोर, एपीसी इज एक्सप्रेस relationship between consumption due to national APC equal to C upon B। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ द रेट ऑफ विच एग्रीगेट कंजम्पशन स्पेंडिंग चेंजेस एज नेशनल इनकम चेंज। क्या कहना चाहिए? ये कह रहा है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम हाउ मच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज। ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम हाउ मच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज। यहाँ जो चेंज के लिए हम एक साइन यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं डेल्टा। बाकी बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि पहले पढ़ा था। आपने एपीसी में सी अपॉन वाई पढ़ा था, क्योंकि वो इनकम और कंजम्पशन के रिलेशन को बताता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन विच विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा सी। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम। ध्यान रखेंगे, नेशनल इनकम चेंज हुई है इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज हुआ। तो एमपीसी का फार्मूला है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यू नो वेरी वेल हियर डेल्टा सी स्टैंड फॉर चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डेल्टा वाई स्टैंड फॉर चेंज इन इनकम। नाउ वी कैन सी इट इन डायग्राम। इस डायग्राम पर डिस्कशन करने के पहले मैं इनिशियल स्टेज की चर्चा करना चाहता हूं, जैसा कि अभी कहा भी था मैंने। आइए देखते हैं फिर से एक बार। हमने नेशनल इनकम को ओ एक्स एक्सिस पर दिखाया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ओ वाई एक्सिस पर दिखाया है। मैं पहले की चर्चा करना चाहता हूं बिफोर डिस्कस एमपीसी। आप यहाँ अगर पहले के इसमें देखें तो हमारी जो नेशनल इनकम है ओ क्यू वन है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओ सी वन है। ये तो एपीसी में आप देख चुके हैं। आइए एक चेंज क्या हुआ है। अब चेंज ये हुआ है कि हमारा जो नेशनल इनकम है ओ क्यू वन से इंक्रीज होके ओ क्यू टू हो गया है। तो ये जो क्यू वन टू क्यू टू का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या शो करता है? चेंज इन नेशनल इनकम विच हैज डिनोटेड बाय डेल्टा। अब क्योंकि नेशनल इनकम चेंज हो गई है, इंक्रीज हुई है, ओ क्यू वन से ओ क्यू टू हुई है, तो नेचुरली हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा और वो ओ सी वन जो पहले था अब वो बढ़ करके ओ सी टू हो गया। आप देख रहे होंगे ये जो प्रीवियस कंडीशन और अब सी वन और सी टू चेंज हो गया है। यहाँ से ये इतना बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया? व्हेन आवर नेशनल इनकम इज ओ क्यू टू आवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रीच टू ओ सी टू। तो ये जो एरिया है ये चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो करता है विच विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा सी। तो आप देखें ये डेल्टा वाई का एरिया यानी चेंज इन नेशनल इनकम, और ये डेल्टा सी यानी ये क्या शो करता है? चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप समझ ही चुके होंगे कि एम पी सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो अगर इसको इस तरह से देखें तो एम पी सी इक्वल टू ई एफ। अब आपको समझना है कि ये ई एफ क्या है। ई एफ है डेल्टा सी, चाहे मैं सी वन सी टू कहूँ और चाहे ई एफ कहूँ। आपने लिखा ना फार्मूले में एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी क्या है? ई एफ। हमने ई एफ लिखा है, नहीं सर मैं सी वन सी टू लिखूँगा वो भी लिख सकते। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन, चाहे आप कहें Q1 Q2, नहीं सर मैं DF कहूँगा तो ओके, तो बात वही है। तो ये देखिए जो DF है ये चेंज इन नेशनल इनकम को बता रहा है, और जो EF है चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बता रहा है। तो हैंस प्रूव्ड MPC इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस बिफोर यू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
Now we will discuss propensity to save. In propensity to save, we will discuss first of all average propensity to save. Once more, APS is defined as the ratio of aggregate saving to aggregate income. जैसा मैंने पहले कहा था, सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, ये रेशो बता रहा है. क्या रेशो है इनकम और सेविंग के बीच, यानी जो हमारा एग्रीगेट सेविंग है और एग्रीगेट इनकम के बीच में क्या रेशो है, क्या रिलेशनशिप है, इसी को एपीएस. आइए इसी को हम डायग्राम से देखते हैं. तो आप चूंकि पहले देखें, एपीसी किसके रिलेशनशिप को बताता है? रेशियो ऑफ एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट इनकम. मतलब इनकम की वजह से सेविंग का रेशियो क्या है? तो एपीएस इक्वल टू एस अपॉन 1. तो बोला क्या बना? एपीएस इक्वल टू एस अपॉन 1. हियर एस इज स्टैंड फॉर सेविंग्स एंड वंस मोर वाई इज स्टैंड फॉर लेवल ऑफ नेशनल इनकम. आइए इसको इस डायग्राम से देखें. इस डायग्राम को समझने के पहले हमें थोड़ी सी टेबल की तरफ ध्यान देना. टेबल में आपने देखा था कि जब नेशनल इनकम 0 था तब भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 था, जिसे हम लोगों ने ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा था. और ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस सेविंग आपने देखा था टेबल में को -50 था, यानी वो निगेटिव था. आपने ये भी देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस प्रोपोर्शनेट में नहीं इंक्रीज हुआ जितना इनकम इंक्रीज हुई, यानी उनके बीच में गैप आने लगा और वहीं से सेविंग स्टार्ट हुई. तो क्या कहेंगे? अगर इनकम बढ़ती है एक सर्टेन लेवल के बाद प्रोपोर्शनेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होने लगता है और सेविंग बढ़ने लगती है. लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इनिशियल स्टेज में वेयर नेशनल इनकम लेवल इज 0, दैट टाइम सेविंग विल बी निगेटिव. तो डायग्राम में फिर से हम देख रहे हैं कि जो सेविंग है, ये देखिए 0 इनकम लेवल पर सेविंग क्या है? निगेटिव है. जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जा रही है, सेविंग निगेटिव से ऊपर की ओर है. और एक लेवल ऐसा आया था जहाँ पर नेशनल इनकम और कंजम्पशन, टेबल में अगर आप ध्यान दे पाएँ, आराम से बाद में भी देख सकते हैं कि जब हमारा नेशनल इनकम का लेवल 100 था, उस समय कंजम्पशन का लेवल भी 100 था और दैट टाइम्स आवर सेविंग वाज 0. तो वो जो 0 लेवल है यहाँ पर शो कर रहा है. आप उसके बाद जब देखें कि हमारा जब नेशनल इनकम 200 हुआ और कंजम्पशन 150 हुआ तो सेविंग बढ़ना स्टार्ट हुआ, और धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई हमारा सेविंग का लेवल बढ़ता गया. तो इन दिस डायग्राम दिस कर्व शोज सेविंग कर्व and which shows the relationship between income and saving. आगे देखें, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव is defined as the measure of rate at which saving changes as national income changes. मैं इसको भी सरल कर देता हूँ. ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम. यानी अगर हमारी नेशनल इनकम चेंज हो रही है तो सेविंग भी चेंज होगा. यहाँ आप जानते हैं कि हम चेंज के लिए डेल्टा शब्द इस्तेमाल करते हैं. तो चेंज इन सेविंग को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एस. और चेंज इन नेशनल इनकम को जैसा पहले किया था डेल्टा वाई से, तो क्या फार्मूला निकल के आएगा? एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, वेयर एस इज स्टैंड फॉर सेविंग एंड वाई इज स्टैंड फॉर लेवल ऑफ इनकम. हियर डेल्टा एस इज स्टैंड फॉर चेंज इन सेविंग एंड डेल्टा वाई इज स्टैंड फॉर चेंज इन नेशनल इनकम. आइए इसको डायग्राम से देखते हैं.
पिछले डायग्राम में जब हम लोग एपीएस की चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने इस सेविंग कर्व की चर्चा किया है, और नेशनल इनकम तो उसी तरह से है। वंस मोर वी आर प्रेजेंटिंग हियर ओ एक्स इनकम इन ओ एक्स एक्सिस एंड सेविंग्स इन ओ वाई एक्सिस। पिछले उसमें देखें कि हमारी जो इनकम थी ओ एम थी और हमारी जो सेविंग थी ओ आर थी। अब हमारा जो नेशनल इनकम ओ एम से बढ़ करके ओ एन हो गया, यानी चेंज आ गया एम और एम का। इसको हम डेल्टा वाई का एरिया कह रहे हैं, यानी चेंज इन नेशनल इनकम। और इसके चेंज होने की वजह से हमारा जो सेविंग लेवल जो ओ आर था वो भी बढ़ के ओ एस हो गया, यानी जो गैप आ गया आर एस इंक्रीज कर गया। तो इसको हम कहेंगे डेल्टा एस, यानी चेंज इन सेविंग। तो फार्मूला आप कह रहे हैं एम पी एस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस को देखते हैं, ये एरिया, चाहे मैं आर एस कहूँ चाहे मैं पी ओ कहूँ, तो डेल्टा एस के लिए क्या है, चाहे आर एस बोलूँ या पी ओ। ओके, पी ओ अपॉन या पी ओ डिवाइडेड बाई, अब क्या देखना, डेल्टा वाई, वो कितना चेंज हुआ है, क्यू ओ, वो कितना चेंज हुआ, क्यू ओ या एम एन। तो हमारा एम पी एस हुआ पी ओ अपॉन क्यू ओ। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया। आइए थोड़े से इनके रिलेशन की चर्चा कर लेते हैं कि एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है और एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है। Relationship between APC and MPS, we know that y equal to c plus s। सर वहाँ तो आप AS लिखे थे। हम लोगों ने ये भी चर्चा की है कि जो नेशनल इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, यानी y और AS दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पर y लिखा है। y इक्वल टू c प्लस एस हम चर्चा कर चुके हैं। c कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और s सेविंग है। तो डिवाइडेड बोथ साइड बाई y, तो y अपॉन y, c अपॉन वाई प्लस s अपॉन वाई। आइए देखते हैं क्या निकलता है। y अपॉन वाई यानी 1, c अपॉन वाई किसका फार्मूला है, ये APC का, प्लस s अपॉन वाई किसका फार्मूला है, APS का। तो आइए 1 इज इक्वल टू APC प्लस APS। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि सम ऑफ APC एंड APS इज इक्वल टू। आइए अगला रिलेशन की चर्चा करते हैं, MPC और MPS। रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, वी नो दैट y इक्वल टू c प्लस एस, पहले जैसा ही हमने उसी को उठाया है। अब यहाँ पर हमने, चूंकि जब हम MPC और MPS कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेल्टा y उसी को चेंज शब्द इस्तेमाल, y को डेल्टा y, c को डेल्टा c और s को डेल्टा s, क्योंकि MPC कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं इसलिए। तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा s, इन सब को हम डेल्टा y से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y, जो यहाँ पर दिख रहा है। आइए देखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y किसका फार्मूला, MPC का, डेल्टा s अपॉन डेल्टा y किसका, MPS का। क्या मतलब निकला कि सम ऑफ MPC एंड MPS इज इक्वल टू 1, मतलब MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। ये आज के आपके लिए असाइनमेंट है आज का। डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।